बरस रहा है बारिश की जाए। दोस्तों, नवाज भाई के कहने से क्या मानसून आ जाएगा? बॉलीवुड का कोई भरोसा नहीं। बॉलीवुड में तो जब मन चाहे तब बारिश होने लगती है। हीरो को जीत का जश्न मनाना हो, बरसात होने लगती है। हीरोइन का ब्रेकअप हो जाए, बदरा छा जाते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में मानसून के आने का एक निश्चित समय होता है। जहां जून जुलाई के समय हमारे भारत में मानसून प्रवेश करता है, तो वहीं सितंबर से अक्टूबर के समय मानसून की वापसी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि हर साल एक निश्चित समय पर हमारे भारत में मानसून कहां से और कैसे प्रवेश करता है? आखिर ये मानसून होता क्या है? तो चलिए हम इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर मानसून से जुड़ी हुई थ्योरीज को बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मानसून को भारत में प्रवेश करवाने से संबंधित 4 थ्योरी यानी कि 4 सिद्धांत दिए गए हैं। लेकिन ये सिद्धांत बहुत ही आसान है और मैं आपको इन्हें आम बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं पहली थ्योरी की तरफ। दोस्तों, पहली संकल्पना है सर एडमंड हेली की। इस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने जल और स्थल के असमान संगठन के बारे में बताया है और इसीलिए हम इसे तापीय संकल्पना या फिर थर्मल थ्योरी के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आप सभी को पता होगा कि जमीन और पानी, इन दोनों को गर्म होने में अलग अलग समय लगता है। अगर एक जैसी सूर्य की रोशनी एक ही समय अवधि के लिए जमीन पर भी पड़ती है और पानी पे भी पड़ती है, तो जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और जमीन जल्दी ठंडी भी हो जाती है। और वहीं जहां तक पानी की बात है, तो पानी को गर्म होने में भी अधिक समय लगता है और पानी को ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है। अब देखिए, इसी बात के आधार पे हमारे मानसून को समझा जा सकता है। वो कैसे? दोस्तों, क्योंकि हमारे भारत पर जून के महीने में गर्मी पड़ रही होती है, इसीलिए भारत की जमीन पर भी लो प्रेशर होता है। आप सभी को मालूम होगा कि जब गर्मी पड़ती है, जब तापमान ज्यादा होता है, तो जो वायु दाब है, जो एयर प्रेशर है, वो कम हो जाता है। इन दोनों का तो 36 का आंकड़ा है। अब जब हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्मी हो रही होती है, लो प्रेशर होता है, उस समय हिंद महासागर के क्षेत्र में हाई प्रेशर होता है। उस समय हिंद महासागर के क्षेत्र में उच्च वायुदाब होता है। किसकी अपेक्षा? भारत के उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा। और आपको यह भी पता है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। इसीलिए जो पवने हैं वो हिंद महासागर में यहाँ हाई प्रेशर से निम्न वायुदाब यानी कि हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र की तरफ चलने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों हमारे भारत में इस जून के महीने में ही यहाँ पर गर्मी होती है, लो प्रेशर होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा हुआ है हमारी पृथ्वी की परिक्रमा में। आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक वृत्ताकार पथ पे सूर्य का परिक्रमण करती है। हमारी पृथ्वी सूर्य का गोल गोल चक्कर लगाती है और यहाँ पर सूर्य का चक्कर लगाते हुए क्या होता है दोस्तों, ये जो चक्कर पृथ्वी लगाती है ना, ये तिरछी होकर लगाती है। हमारी जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे 23 डिग्री एंड हाफ पे झुकी भी हुई है। इसी की वजह से तो हमें अपनी पृथ्वी पे अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं, कभी गर्मी तो कभी ठंडी, कभी वसंत तो कभी शरद। तो क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इसकी वजह से एक समय पृथ्वी में 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि मकर रेखा पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। जब मकर रेखा पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तब दक्षिणी गोलार्ध यानी कि हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है ना भाई, वहां पर गर्मी पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है ठंड। इसी का उल्टा जब होता है जून के महीने में, उस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। स्पेशली 21 जून के दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर एग्जैक्टली सीधी पड़ती हैं, जिससे कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में एक इंटेंस लो प्रेशर बन जाता है, निम्न वायुदाब बन जाता है। अब 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वह कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के लगभग मध्य में से गुजर रहा है। इसलिए हमारे भारत में जून के महीने में बड़ी भीषण गर्मी का माहौल होगा, एक लो प्रेशर का माहौल होगा जो कि हिंद महासागर से पवनों को खींचेगा। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से
सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ी, जिससे उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब, मतलब हमारे भारत के क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और जिसकी वजह से हिंद महासागर से जो मानसूनी पवनें हैं उन्होंने हमारे भारत में प्रवेश किया। ये देखिए, तो ये है सर एडमंड हेली की थ्योरी के अनुसार मानसून का प्रवेश। दोस्तों, एडमंड हेली साहब की थ्योरी ने यह तो बताया कि मानसून कहीं ना कहीं पृथ्वी की सूर्य के चहुओर परिक्रमण की स्थिति पर निर्भर है। मतलब कि जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में लो प्रेशर है, और इसकी वजह से जो पवनें हैं वो हिंद महासागर से भारत के उत्तरी क्षेत्र में चली आ रही हैं। और इसी के विपरीत जब मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, यानी कि ट्रॉपिक जो आप लोगों का 23 डिग्री एंड हाफ है वहां पर सीधा पड़ रहा है, तो वहां लो प्रेशर है, और उस समय हमारे भारत से मानसून जा रहा है, लौटता हुआ मानसून है। लेकिन एडमंड हेली की थ्योरी बहुत से प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाई, जैसे कि कभी बाढ़ तो कभी सूखा क्यों आ जाता है, और इसी के साथ 21 जून और 22 दिसंबर जैसी तिथि ये तो निश्चित है, तो फिर मानसून कभी देरी से आता है, कभी जल्दी आ जाता है। ऐसे बहुत से सवाल थे जिन्हें एडमंड हेली की ये मानसूनल थ्योरी संतुष्ट नहीं कर सकी, और इसके बाद भी मानसून से संबंधित और आधुनिक थ्योरी आती रही। चलिए, तो मानसून से संबंधित एक और आधुनिक थ्योरी पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। ये एक आधुनिक सिद्धांत है, मतलब कि ये जो सिद्धांत है इसे मान्यता प्राप्त है। इसे हम कह सकते हैं एयर मास थ्योरी, या फिर ये जो थ्योरी है इसे इक्वेटोरियल वेस्टवर्ड विंड थ्योरी भी कहा जाता है। ये दी गई है फ्लोन के द्वारा। मैं जानती हूँ ये जो शब्द हैं ये सर के ऊपर से गए होंगे, तो मैं आपको इनको आसान भाषा में समझाती हूँ। दोस्तों, हम लोग जब भी मानसून की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मानसून हम एक तरीके की पवनों को कहते हैं, जिन्हें हम मानसूनी पवनें कहते हैं, मानसूनल विंड कहते हैं। आखिर ये मानसूनी पवनें कौन सी होती हैं? भाई, अब ये जो मानसूनी पवनें हैं ये वास्तव में हमारी दक्षिण पूर्वी पवनें ही होती हैं। जी हाँ, जो दक्षिण पूर्वी पवनें होती हैं उन्हीं पवनों का जो विक्षेपित स्वरूप है वह मानसूनी पवनें कहलाता है। अब ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये पवनें क्या हैं, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारी पृथ्वी पर जो भूमंडलीय पवनें बहती हैं ये कौन कौन सी होती हैं। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारा 30 डिग्री वाला बेल्ट है जिसे हम वायुदाब पेटी कहते हैं। ये 0 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री वाला। आप जानते हैं कि 30 डिग्री पे हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायुदाब होता है, 60 डिग्री पे लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब होता है, फिर 90 के पास फिर से हाई प्रेशर होता है, और पवनें हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब आपको ये मैंने अपनी हर प्लस क्लास में बताया ही है, या फिर आप प्लस स्पेशल कहीं भी मुझसे सीख सकते हो कि क्यों 30 डिग्री पे हाई प्रेशर होता है, क्यों 0 डिग्री पे लो प्रेशर होता है, क्यों 60 डिग्री पे लो प्रेशर होता है। इस सब का कारण दोस्तों आपको सेल में मिलेगा, जो हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल है उस कॉन्सेप्ट में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट है उसे पढ़ना होता है। अभी आप आसान भाषा में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे बीच में यानी कि भूमध्य रेखा के पास हमें लो प्रेशर मिलता है, 30 डिग्री के पास हमें हाई प्रेशर मिलता है, और 60 डिग्री के पास हमें लो प्रेशर मिलता है। इसके अनुसार हमारी पृथ्वी पे पवनें चलती हैं। अब दोस्तों, हमारे लिए इस समय जो काम की है मानसून के लिए वो है 30 से 0 के बीच चलने वाली पवनें, जिन्हें हम ईस्टर्ली विंड या फिर पूर्वी पवनें कहते हैं। अब ये जो पूर्वी पवनें हैं आप देख रहे हैं ये दक्षिणी गोलार्ध से भी आ रही है 30 से 0 तक, और उत्तरी गोलार्ध में भी। ये दोनों ही पवनों को आप जरा ध्यान से देखिए, ये 0 डिग्री के पास आकर मिल रही हैं। लगभग 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में यहाँ पर ये मिल रही हैं। दोस्तों, मिलने के लिए भूगोल में हम एक शब्द का जो उपयोग करते हैं वो कौन सा है? वो शब्द है अभिसरण, है ना। यहाँ पे पवनें मिल रही हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि पवनें अभिसरित हो रही हैं, या फिर ये जो पवनें हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं। तो जहां पर ये मिलती हैं उसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर क्यों बोला? क्योंकि पवनें आपस में मिल रही हैं। ट्रॉपिकल क्यों बोला?
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी कि ITCZ ये क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जहां पर ऊपर से आने वाली पूर्वी पवनें और नीचे से आने वाली पूर्वी पवनें जो है वो मिल गई, उनका मेल मिलाप हो गया। ठीक है, सो यहां पर बन गया ITCZ। अब क्या होता है, आप जरा एक बात पे ध्यान दीजिए, ये ITCZ क्या है? पहली बात, जहां पूर्वी पवनें मिल रही हैं। ये ITCZ यही क्यों बना भूमध्य रेखा के पास? तो ये ITCZ यहीं पर इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा है, और तापमान बहुत ज्यादा है इसलिए जो वायु दाब है, जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा लो है, इसीलिए बना। अब साल भर भूमध्य रेखा के पास सबसे ज्यादा तापमान नहीं होता, बल्कि जैसा कि मैंने आपको पिछली थ्योरी में बताया कि हमारी जो पृथ्वी है ये अपने झुके हुए अक्ष पर सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, इट्स रिवॉल्व अराउंड द सन विद द टिल्टेड एक्सिस। इसके कारण क्या होता है, हमें यहाँ पर जो हमारी कर्क रेखा है उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश मिलता है 21 जून को, और इसी के साथ जो मकर रेखा है उस पे हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है 22 दिसंबर को। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ये जो ITCZ जोन है ना ये खिसक जाएगा। जून के महीने में ये जो ITCZ जोन है ये आपको भूमध्य रेखा पे नहीं मिलेगा, बल्कि उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा कर्क रेखा के पास, और दिसंबर से जनवरी के माह के बीच आपको ये मिलेगा मकर रेखा के पास। मैं जो कह रही हूं उस लाइन का मतलब समझो कि जो पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो कहां जाकर मिलती हैं, वहां मिलती हैं जहां इन्हें लो प्रेशर मिले, और वो लो प्रेशर इन्हें वहां मिलेगा जहां पर तापमान बहुत ज्यादा हो। ये तापमान सामान्यतः भूमध्य रेखा पे मिलेगा आपको, लेकिन जून के महीने के बाद ये तापमान आपको मिलेगा, मतलब जून के महीने के बाद हमेशा नहीं, 21 जून पे और उसके आसपास की तारीख पे आपको ये मिलेगा कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर के पास आपको ये मिलेगा मकर रेखा पर। तो क्योंकि यहां पर तापमान बहुत ज्यादा होगा इसलिए जून के महीने में कर्क रेखा पर सबसे बड़ा लो प्रेशर एरिया बनेगा, और दिसंबर के महीने में मकर रेखा पे सबसे बड़ा लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसीलिए जो पवने हैं उनका जो कन्वर्जन है, उनका जो मेल मिलाप है वो कहां पे होगा भाई, वो भूमध्य रेखा पर नहीं होगा, बल्कि वो होगा कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर, डिपेंड करता है। जून के महीने में कर्क रेखा पे होगा और दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर होगा। इस चीज को समझिए। सामान्यतः क्या हो रहा था, ये पवनें 30 डिग्री से आती हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप भारत पे जरा ज्यादा ध्यान देना क्योंकि हमें इंडियन मानसून की बात करनी है, और इस तरीके से यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद ये जो पवनें हैं ये हेडले सेल बनाती हैं, ऊपर उठती हैं, वो सब आप बाद में पढ़ लेना, वो सब बहुत जरा दिमाग में घुसाने वाली चीजें हैं, आपको क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर में बता दूंगी। सामान्यतः ये पवनें ऐसे चलती हैं 30 डिग्री से 0 डिग्री तक। लेकिन भाई होता क्या है दोस्तों, कहानी यहाँ पर कुछ इस तरीके से घटती है कि ये तो सामान्य कंडीशन में हो रहा है, जब 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा तापमान है, 0 डिग्री पे लो प्रेशर है, इसलिए ये पवनें आई यहाँ पे मिली, इसलिए मैंने इसको बोला ITCZ। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। फिर हमेशा कैसा होगा, देखो जरा, 30 डिग्री से पवनें आएंगी 0 डिग्री पे मिलने के लिए। हाँ भाई आएंगी, ये देखो आ रही हैं। और अब मैं आपसे बात कर रही हूं कि ये जो मौसम है, ये मौसम है 21 जून का, ठीक है, 21 जून की कहानी चल रही है। 21 जून में सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, सीधे 21 जून को सूर्य का प्रकाश पड़ेगा सीधे कर्क रेखा पर। तो ये जो पवनें 30 डिग्री की हाई प्रेशर से आई ना, ये क्या करेंगी, ये भाई सीधे सीधे 0 डिग्री पे आकर के ऊपर नहीं उड़ जाएंगी। नहीं तो क्या होता है, 0 डिग्री पे आई, यहीं पे ऊपर से आने वाली पवनों से मिली और ऊपर चली गई। नहीं, अब ये पवनें क्या करेंगी, ये मुड़ेंगी। ये पवनें 0 डिग्री के बाद मुड़ेंगी। काहे मुड़ रही हैं भाया, ये इसीलिए मुड़ रही हैं क्योंकि ये पवनों को चाहिए क्या, ये पवनों को चाहिए लो प्रेशर, निम्न वायुदाब, और इन्हें निम्न वायुदाब वहां मिलेगा ना जहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ेंगी, और सूर्य की किरणें जून के महीने में पड़ रही हैं कर्क रेखा पे सीधी, इसीलिए ये 0 डिग्री से भी और आगे जाएंगी कर्क रेखा के पास, और वहां जा करके फिर हेडले सेल का निर्माण होगा। अब मेरी बात सुनिए, ये तो ही दक्षिणी गोलार्ध वाली, ऊपर वाली पवनें क्या करेंगी, ये भाई 30 डिग्री से निकलेंगी
और 23.5 कर्क रेखा के पास ही मिल जाएंगी। जी हाँ, यहीं से हेडली सेल बन जाएगा। ओ भाया, मतलब कि जो ITCZ नॉर्मली भूमध्य रेखा पर बन रहा था, वो ITCZ इस समय कर्क रेखा पर बन गया है। इसको कहते हैं नॉर्थ ITCZ। ITCZ का खिसकाव हो गया है। ठीक है, अब ये वाली पवनों के इतने हिस्से को देखिए। कितने हिस्से को भाई? इसको देखिए ये। अब आप कहेंगे कि ये जो पवन है ये अभी अलग डायरेक्शन में जा रही थी, पूरब से पश्चिम की तरफ, अब ये ऐसी क्यों मुड़ गई पश्चिम से पूरब की तरफ? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। दोस्तों, एक कोरियोलिस नाम का बल होता है जिसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पवने हैं उनको जिस दिशा में जाना होता है उससे वो राइट साइड, दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि ये जो पवने हैं इन्होंने जैसे ही 0 डिग्री की मर्यादा को लांघा, ये उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गई और ये ऐसे जा रही थी, तो ये किस साइड में मुड़ गई? ये मुड़ गई राइट साइड में। तो यहाँ पे आप देखिए ये पवने मुड़ के इस तरीके से आएंगी। भाई ये कोई नई नवेली पवने नहीं है, ये वही पवने हैं जो साल भर चलती हैं 30 से 0 के बीच। लेकिन इस समय क्या हुआ? ये 30 से 0 के बाद आने के बाद हेडले सेल नहीं बना रही, बल्कि 0 के बाद ये मुड़ गई। तो ये जो हमारी पवने हैं जिन्हें हम क्या कहते थे? दक्षिण पूर्वी पवने। इन्हीं दक्षिण पूर्वी पवने, साउथ ईस्टर्ली विंड जो है, इन्हीं का जो मुड़ा हुआ रूप है ये क्या कहला रहा है? इतने ही भाग को दोस्तों हम कहते हैं मानसूनी पवने। सो मानसूनी पवने कोई अलग से पवने पैदा नहीं हो जाती, बल्कि जो दक्षिण पूर्वी पवने हैं ना वही मुड़ गई हैं, वही विक्षेपित हो गई हैं। भाई उसी को कह रहे हैं मानसूनी पवने। और यही मानसूनी पवने भारत में मानसून को लेकर आ रही हैं। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजर रही है, यहाँ लो प्रेशर है और ये पवने आ रही हैं। ये इसको बोलते हैं मानसून का आना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मानसून। चलो जूम करके भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखो, ये जो पवने हैं ये इंडिया में आई, इन्हीं को बोलते हैं मानसूनी पवने। तो जून के महीने में कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, उस समय ये पवने इस तरीके से मुड़ी, और इसीलिए जून के महीने में, जुलाई के महीने में ये पवने चल रही हैं और हमें मानसून मिल रहा है। जनवरी के महीने में तो ऐसा होगा नहीं, जनवरी के महीने में तो ऐसा उल्टा होगा, दिसंबर के महीने में तो ऐसा होगा नहीं, मार्च के महीने में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जून के महीने में कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। ये जो हमारी दक्षिण पूर्वी पवने हैं ये विक्षेपित होंगी, मुड़ेंगी, इसीलिए इसी समय आपको मानसून आता हुआ दिखाई देगा। और ये बात किसने बताई? ये बात हमें बताई फ्लोन भाई साहब ने। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये लाइन समझ में आएगी। कौन सी वाली लाइन? कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का विक्षेपित रूप ही मानसूनी पवने हैं। ये देखिए, ये जो पवने हैं ये 30 डिग्री के हाई प्रेशर से आ रही थी, उसके बाद ये मुड़ गई और अब ये इंडिया के लो प्रेशर के पास पहुंचेंगी। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये है दूसरी थ्योरी जो किसने दी है? जो दी है फ्लोन ने। अब बढ़ेंगे हम तीसरी थ्योरी की तरफ। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने फ्लोन की थ्योरी में देखा कि ITCZ जोन जो है इसके खिसकाव की वजह से हमारे भारत में जो मानसूनी पवने हैं वो प्रवेश करती हैं। लेकिन दोस्तों, ITCZ जोन कोई लाइन नहीं है, ये एक क्षेत्र है, ये एक एरिया है कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होगा और इसकी वजह से वहाँ पे सबसे बड़ा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और वहाँ पर जो पवने हैं वो आएंगी। अब ये जो ITCZ है, ये आपको जिस तरीके से यहाँ पे ये रेड और ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, इस तरीके से कुछ ये एरिया बनता है। आप इस रेड लाइन को देखिए, जब उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ITCZ बनता है तो आप जरा इस पे नजर डालिए। भारत के पास ये कुछ ज्यादा ही ऊपर तक है। जी हाँ, कर्क रेखा तो सीधी है, तो फिर ये जो ITCZ जोन है ये भारत के पास ऐसे ऊपर क्यों है? मतलब भारत के क्षेत्र में बहुत ऊपर तक आपको लो प्रेशर एरिया जन्म लेता हुआ दिखाई देता है। निम्न वायुदाब, ज्यादा गर्मी वाला एरिया क्यों दिख रहा है? दोस्तों, इसका कारण हमें तीसरी थ्योरी में दिखाई देता है, वह सिद्धांत जो भारतीय वैज्ञानिक कोटेश्वरम ने दिया। दोस्तों, यहाँ पे कोटेश्वरम ने हमें बताया तिब्बत के पठार के बारे में। भारत के उत्तर में यहाँ तिब्बतन प्लेटू है। आप सभी जानते हैं कि जो पठार होते हैं उनका जो ऊपरी भाग है वो मेज की भांति सपाट होता है, इसीलिए वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो ये जो तिब्बत का पठार है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है।
इसकी अवस्थिति की वजह से जब कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, उस समय ये तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर अत्यधिक गंभीर जो तापमान है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और अत्यधिक गंभीर लो प्रेशर बन जाता है। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ा क्या बन जाता है, बहुत ही बड़ा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और पवनें यहाँ पे खींची चली आती हैं। बिल्कुल वैसे ही जब तिब्बत के प्लेटू की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, मान लीजिए किसी साल बर्फ आ गई, इस तिब्बत के पठार पे बर्फ जम गई, तब यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और उसी इंटेंसिटी से जो पवनें हैं वो लौटेंगी भी। चलिए, तो दोस्तों ये है वो 3 थ्योरीज जो आपको बताती हैं कि मानसून कैसे आता है। दोस्तों यहीं पे आप लोगों को मैं चौथी थ्योरी बताना चाहूंगी, सबसे ज्यादा मॉडर्न थ्योरी, जिसे वर्तमान में सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त है। ये है जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम क्या होती है? वास्तव में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे मेरी किसी भी स्पेशल फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं या फिर आप मेरी प्लस क्लास में जेट स्ट्रीम को बहुत आसानी से समझते हैं। अभी आप बस फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जेट स्ट्रीम हमारी पृथ्वी के चहुओं ओर चलने वाली बहुत ही तेजी से चलने वाली हवाएं होती हैं। ये बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं और ये जेट स्ट्रीम में 2 तरीके की होती हैं। एक होती है पोलार जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, और एक होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो क्या होता है, ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ना, ये हमारे भारत के मानसून को प्रभावित करती है। अब भाई ये हमारे भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करती है, तो सुनिए, पहले मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ। ये जो जेट स्ट्रीम है ना, ये हमारे भारत में आती है शीतकाल में, यस, विंटर सीजन में। विंटर सीजन में क्या होता है, जब हमारे भारत में विंटर सीजन पड़ रहा है, मतलब कि मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी हैं, उस समय ये जेट स्ट्रीम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है और उस समय ये जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर बह रही होती है। ये जेट स्ट्रीम बहती हुई आती है और भारत में आने के बाद ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। कैसे? रुकिए मैं आपको जूम करके बताती हूँ। यहाँ देखो, ये रेड कलर की लाइन दिख रही है भाई, ये जेट स्ट्रीम है, ये आ रही है आ रही है आ रही है और यहाँ पे देखो ये 2 भाग में बट गई, आगे जा करके फिर से ये सिंगल हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए ये 2 भागों में क्यों बटी, हिमालय और तिब्बत के पठार की वजह से। ये इन दोनों ने अवरोध के रूप में काम किया, इसलिए ये 2 भाग में बट गई। तो ये जेट स्ट्रीम की जो निचली शाखा है, ये हिमालय के दक्षिणी भाग में बह रही है और दोस्तों ये ठंडे के दिन में बह रही है। तो जब तक ठंडे के दिनों में ये जेट स्ट्रीम भारत के दक्षिणी भाग में बहेगी, तब तक भारत में मानसून प्रवेश नहीं करेगा। जी हाँ, जब तक यह पश्चिमी जेट धारा हमारे भारत के हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में बहेगी, तब तक भारत में मानसून प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मानसूनी पवनों को प्रवेश करने के लिए लो प्रेशर चाहिए और यहाँ पे जेट स्ट्रीम ने हाई प्रेशर बनाकर रखा है। ठीक है, चलिए, अब ये चीज आपको समझ में आई। ये जो जेट स्ट्रीम है, इसने ठंड के दिनों में तो हमारे यहाँ लो प्रेशर बनाया था, लेकिन भाई गर्मी के दिनों में भी एक जेट स्ट्रीम जन्म लेती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो जेट स्ट्रीम है, ये मूलतः 2 प्रकार की है, ये बेसिकली 2 प्रकार की है। ये जो 2 जेट स्ट्रीम है, ये पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखती हैं। पर क्या होता है, कभी कभी कुछ छोटी छोटी जेट स्ट्रीम बन जाती हैं। इन्हीं में से एक छोटी सी जेट स्ट्रीम है पूर्वी जेट धारा, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये तो दोनों जेट स्ट्रीम होती हैं, ये कैसे चलती हैं, ये चलती हैं भाई पश्चिम से पूर्व, लेकिन एक छोटी सी जेट स्ट्रीम है जो पूर्व से पश्चिम चलती है। इसी को आगे चल के हम सोमालिया जेट स्ट्रीम कहते हैं। दोस्तों ये चलती है हमारे भारत में गर्मी के दिन में। ये जो जेट स्ट्रीम है, मतलब भारत के ऊपर नहीं चलती, ये जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार से जन्म लेती है और इसकी वजह से हमारे भारत में मानसून आता है। कैसे, समझो जरा कहानी क्या है। देखो, जेट स्ट्रीम कैसे बनती है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप थोड़ा सा जेट स्ट्रीम का लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो तिब्बत का पठार होता है ना दोस्तों, वो गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसके ऊपर से जो पवनें हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, जमीन से ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। और जब ये पवनें ऊपर की तरफ उठती हैं तो दोस्तों आपको पता है ज्यादा से ज्यादा 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक तो ये ऊपर जा पाएंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पवन ठंडी होने लगेगी
और उसके बाद हवा नीचे आना चाहेगी, है ना। और जब हवा नीचे आना चाहती है तो ये पहले दो भागों में मुड़ जाती है। तो वो हवा जो तिब्बत के पठार से ऊपर उठी थी, अगर आप लोगों को ये चौथी थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, मतलब आपका ज्योग्राफी का बेसिक्स ज्ञान जो है ना वो बहुत मजबूत नहीं है। तो चिंता नहीं करना, 3 थ्योरी आपने पढ़ ली, चौथी थ्योरी के लिए बस आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, या तो आप स्पेशल क्लास में पढ़ लेना या प्लस में। तो क्या होता है भाई, यहाँ पर ये जो हवा गर्म होकर तिब्बत के पठार से उठती है ना, वो ऊपर जाके दो भागों में बंटती है। एक भाग जाता है रशिया के साइड, दूसरा भाग जाता है दोस्तों अफ्रीका के सोमालिया के पास। यस, अब सोमालिया के पास जाने के बाद ये दाहिनी तरफ मुड़ जाता है। तो इस जेट स्ट्रीम का उतना भाग जो तिब्बत के पठार के ऊपर से सोमालिया तक चला, उसे कहते हैं भाई पूर्वी जेट धारा। और यही जेट धारा जब सोमालिया से अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस बल अपनी दिशा परिवर्तित करती है, उसे कहते हैं सोमालियन जेट स्ट्रीम। अब ये सोमालियन जेट स्ट्रीम अंत में जाकर गिरती है हिंद महासागर में। ये जेट स्ट्रीम अंत में जो इंडियन ओशन है वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करती है। और आपको याद होगा हेडले ने यही तो कहा था ना, सॉरी हेडले नहीं, आई एम रियली सॉरी, एडमंड हेली ने यही तो कहा था ना कि हमें हिंद महासागर में जितना ज्यादा हाई प्रेशर मिलेगा, पवनें इस हिंद महासागर से उतना ही ज्यादा जलवाष्प लेकर जाएंगी और भारत के जो लो प्रेशर वाला इलाका है उसको भरेंगी। तो इस सोमालियन जेट स्ट्रीम की वजह से हिंद महासागर में एक बहुत ही गंभीर हाई प्रेशर जन्म ले लेता है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये है सबसे ज्यादा मॉडर्न थ्योरी जिसे आप क्या समझ सकते हो, जिससे आप समझ सकते हो कि भारत में मानसून कैसे आया। दोस्तों, भारत में मानसून लाने के लिए ये चारों थ्योरी ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि आपको मानसून से संबंधित ये चारों थ्योरी समझ में आई होंगी कि क्या वो कारण होते हैं जिससे भारत में मानसून आता है। ये जो लास्ट वाली थ्योरी थी जेट स्ट्रीम थ्योरी, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आपको बस अपने ज्योग्राफी का जो बेसिक्स है उसे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो पहली थ्योरी थी उसने क्या कहा था। पहली थ्योरी ने कहा था कि हिंद महासागर में हाई प्रेशर है, भारत में लो प्रेशर है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमक रहा है। दूसरी थ्योरी में भी यही बात की गई कि जो ITCZ जोन है वो कर्क रेखा पर है, इसीलिए क्या हो रहा है, जो पवनें 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से आ रही हैं वह 0 डिग्री के बाद मुड़ करके भारत में जा रही हैं। फ्लोन ने कहा था ये, है ना। उसके बाद तीसरी थ्योरी में भी यही बताया था कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्मी के दिन में जो लो प्रेशर है वो तिब्बत के पठार की वजह से इंटेंस लो बन गया। और चौथी जेट स्ट्रीम थ्योरी में भी अंत में यही बताया गया कि सोमालियन जेट स्ट्रीम ऊपर उठेगी, सोमालिया के पास जाएगी और फिर वो हिंद महासागर के हाई प्रेशर को और ज्यादा हाई करेगी। तो घूम फिर के ये जो पूरा खेला है ना मानसून का, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का ही है। ठीक है, वो जो मैंने आपको चौथी वाली थ्योरी में ये बताया कि ठंड के दिनों में क्या होता है, तो दोस्तों ठंड के दिनों में जो हमारी पश्चिमी जेट धारा है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, वो हिमालय के दक्षिणी भाग में बहती है। जब तक वो बहेगी तब तक मानसून नहीं आएगा। इसी तरीके से मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करती हैं। उसके बाद ये दो शाखाओं यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखाओं में बट जाती हैं, भारत में मानसून लाती हैं और उसके बाद मानसून हमारे भारत से लौटता है। दोस्तों, मानसून का ये कॉन्सेप्ट इंडियन ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ना केवल यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए बल्कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। चलिए, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ है। अगर आप कुछ भी इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू।